नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। फ्रांस में एआई समिट में लिया भाग। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुए कई अहम समझौते। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर मंथन जारी। सीएम चेहरे पर सस्पेंस बरकरार। पीएम मोदी के लौटने के बाद हो सकती है दिल्ली बीजेपी की बड़ी बैठक। वाराणसी में आज काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन रहेंगे मौजूद। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से हो रही हैं शुरू। 42 लाख से अधिक छात्र देंगे बोर्ड की परीक्षा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, भारत एक ऐसा लोकतंत्र जिसने किया है अच्छा प्रदर्शन। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी फ्रांस और अमेरिका की महत्वपूर्ण यात्रा संपन्न कर स्वदेश वापस लौट आए हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर द्विपक्षीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। इसके बाद दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी ने 14वें भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए फ्रांसीसी कंपनियों को भारत में निवेश के अवसरों पर जोर दिया। वहीं अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा की। ये मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद पहली बार हुई है। व्हाइट हाउस में आयोजित इस बैठक में भारत और अमेरिका ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा वैश्विक सहयोग को नए आयाम देने और भारत की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। और बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 19 या फिर 20 फरवरी को होने की संभावना लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका से वापस लौटने के पहले कल देर शाम भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, चुनाव सह प्रभारी अतुल गर्ग, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा के साथ बैठक की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं की कई बैठकें हो चुकी हैं। नड्डा दिल्ली के कई विधायकों से भी अलग अलग मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। राजौरी गार्डन के विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली में जल्द नई सरकार का गठन हो जाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आयकर विधेयक 2025 पर विचार करने के लिए 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया है। भाजपा सांसद वैजयंत पांडा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस समिति में भाजपा के 14, कांग्रेस के 6, समाजवादी पार्टी के 2, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना उद्धव, बालासाहेब ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के एक सदस्यों को शामिल किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 पेश किया था और बिरला से इसे प्रवर समिति के विचार के लिए भेजने का आग्रह किया था।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ के महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में किसान नेताओं के बीच 3 घंटे बैठक चली। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने चर्चा को सकारात्मक बताते हुए कहा कि अगली बैठक 22 फरवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में की जाएगी। और चर्चा बहुत सौहार्दपूर्ण और स्नेहमय वातावरण में चला। किसानों के सभी पहलुओं पर अपनी बात रखी। दलहन और तिलहन के प्रति रुचि भी दिखाई। 22 को हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में बातचीत, चर्चा, मीटिंग का ये सिलसिला आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। इसी के साथ पंजाब सरकार में मंत्री गुरमीत सिंह ने भी बैठक को सौहार्दपूर्ण बताया और कहा कि किसानों से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा व्यापक हुई। बहुत वधिया माहौल च गलबात हुई है। अगली तरीक जो कि केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी वो 22 तरीक ਨੂੰ होनी है। 22 तरीक ਨੂੰ चंडीगढ़ ਵਿੱਚ ਹੀ उम्मीद करी ਜਾਂਦੀ है। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ और अपने वालों भी उन्होंने दस्या कि मैं पूरा पॉजिटिव हाँ। और अब बात आज से वाराणसी में शुरू हो रहे काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण की। धर्म और संस्कृति के दो सबसे प्राचीन नगरों वाराणसी और तमिलनाडु के समागम का उत्सव काशी तमिल संगमम आज से वाराणसी में शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एल मुरुगन काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लगभग 1200 प्रतिनिधि तमिलनाडु से इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तमिलनाडु का पहला 200 छात्रों, शिक्षकों और लेखकों का दल इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज वाराणसी पहुंचेगा। तमिल मेहमानों के स्वागत के लिए भव्य स्तर पर तैयारियां की गई हैं। प्रतिभागी काशी के अलावा प्रयागराज और अयोध्या का भी दौरा करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर इनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। काशी तमिल संगमम में शामिल होने के लिए चेन्नई से 200 छात्रों, शिक्षकों और लेखकों का पहला समूह विशेष ट्रेन से आज वाराणसी पहुंचेगा। प्रतिभागी काशी के अलावा प्रयागराज और अयोध्या का भी दौरा करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर इनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने काशी तमिल संगमम विशेष ट्रेन में मौजूद प्रतिभागियों से विशेष बातचीत की है। हम इस वक्त काशी तमिल संगमम स्पेशल ट्रेन में हैं, जो कि चेन्नई से वाराणसी जा रही है डेलीगेट्स को लेकर, जो कि काशी तमिल संगमम का हिस्सा बनेंगे। इस ट्रेन में 200 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें कि स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं और राइटर्स भी हैं। समूह में जितने डेलीगेट्स का चयन किया गया है उसमें प्राथमिकता युवाओं को दी गई है। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो कि इस समूह का हिस्सा है। आपसे हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं और आपको ये जो मौका मिला है काशी तमिल संगमम में पार्टिसिपेट करने का, कितना एक प्राउड मोमेंट है आपके लिए? मेरे के लिए ये बहुत भाग्यशाली से फील करता हूँ, क्योंकि सबको ये चांस नहीं मिल पाए। उत्तर भारत को और दक्षिण भारत के बीच क्या रिलेशनशिप है उस की तरह काशी तमिल संगमम फोकस है 4 दिन पे। मुझे आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, हमारे साथ कुछ और युवा हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? I'm Chantia. I'm a law student. लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। और कैसे इसमें आपका सिलेक्शन हुआ काशी तमिल संगमम के लिए? As like he said, we did examinations by online,
एंड मैं बहुत खुशी है मैं बहुत भाग्यशाली हम और द त्रिवेणी संगमा गंगा यमुना सरस्वती और इन तमिल व्याकरण नाटक गीत I like both. We have both the Triveni Sangama. It's happening there, and I feel like I'm in the Jan Samudra. I'm feeling like a drop. I'm that much excited over there. आप भी उन भाग्यशाली लोगों में हैं जो कि जा रहे हैं काशी तमिल संगमम के लिए। कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों में? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी महाकुंभ के लिए जा भी पाऊंगी या नहीं, और अयोध्या देखना तो मेरा मतलब सपना जैसा रहा। मैं तो कभी सोच भी नहीं पाई कि मैं जाऊंगी वहाँ। संगमम जो प्रोग्राम है इसके बारे में क्या कहेंगे? कितना महत्वपूर्ण प्रोग्राम है उत्तर और दक्षिण के बीच कड़ी को जोड़ने के लिए? यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है सर, क्योंकि दक्षिण और उत्तर मतलब काशी और तमिल दोनों परंपराओं को हम लोग एक साथ यहाँ मिलाकर देखते हैं। और जैसे पुराणों में काशी और कांची दोनों मोक्ष नगरी के नाम से जाना जाता है। काशी भी मोक्ष नगरी है, कांची भी मोक्ष नगरी है। इस दोनों का जो परंपरा है, मंदिर का परंपरा देखें तो काशी में भी हर जगह मंदिर दिखेगा, ऐसे ही कांची में भी। इस तरह से यदि हम लोग जैसे अभी ये हम लोगों को यहाँ से वहां ले जाया जा रहा है, तो काशी का जो परंपरा है कांची के परंपरा से कितना मिला जुला है हम लोग ग्रंथों में पढ़ते आ रहे हैं। अभी हम लोग साक्षात देखेंगे और इसको मतलब सब कुछ देख करके हम लोग आत्मसात करेंगे वहाँ की काशी और कांची में कितना साम्य है। और अब बात करेंगे महाकुंभ की। प्रयागराज में 13 जनवरी से प्रारंभ हुए महाकुंभ में गंगा और त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। अभी तक कुल 50 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ दुनिया का पहला आयोजन बना है जहां 50 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष सहभागी बने। मानव इतिहास के किसी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सहभागी होने का प्रमाण नहीं है। महाकुंभ के समापन से 12 दिन पहले ही स्नानार्थियों की संख्या ने नया कीर्तिमान रच दिया है। योगी आदित्यनाथ ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर कहा कि वास्तविक अर्थों में भारत की लोक आस्था का ये अमृत काल है। महाकुंभ में पौष पूर्णिमा पर 1.70 करोड़, मकर संक्रांति पर 3.50 करोड़, मौनी अमावस्या पर 7.64 करोड़, बसंत पंचमी पर 2.57 करोड़ और माघ पूर्णिमा पर 2.04 करोड़ स्नानार्थियों ने डुबकी लगाई थी। और उत्तर रेलवे महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आज से 3 दिन तक नई दिल्ली और वाराणसी के बीच प्रयागराज के रास्ते वंदे भारत विशेष ट्रेन चलाएगा। उत्तर रेलवे ने एक बयान में कहा है कि वंदे भारत विशेष ट्रेन संख्या 02252 नई दिल्ली से सुबह 5:30 बजे प्रस्थान करेगी और दोपहर 12 बजे प्रयागराज होते हुए 2:20 पर वाराणसी पहुंचेगी। रेलवे ने सप्ताहांत में महाकुंभ मेले में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए यह फैसला लिया है। वीकेंड पर महाकुंभ में स्नान करने वाले स्नानार्थियों को विशेष सुविधा देने की दृष्टि से भारतीय रेल द्वारा स्पेशल वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन 15, 16 और 17 फरवरी को चलेगी। इस ट्रेन का नंबर होगा 02252 02252। ये वंदे भारत स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से सुबह 5:30 बजे चलेगी। प्रयागराज होते हुए वाराणसी दोपहर 2:20 पर पहुंचेगी। इसके बाद दोपहर 3:15 पर यह ट्रेन वाराणसी स्टेशन से चलेगी और प्रयागराज होते हुए रात को 11:50 पर वापस नई दिल्ली पहुंचेगी। और अब अगली खबर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की शुरुआत अंग्रेजी विषय की परीक्षा के साथ होगी, तो वहीं 12वीं परीक्षा की शुरुआत फिजिकल एजुकेशन विषय की परीक्षा के साथ होगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी। कुछ विषयों के लिए परीक्षा सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक होगी। परीक्षा शुरू होने से पहले विद्यार्थियों को अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया जाएगा।
विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में आधे घंटे पहले पहुंचना होगा और 10 बजे के बाद किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सीबीएसई ने विद्यार्थियों के तनाव को कम करने और उन्हें परीक्षा की तैयारी में सहायता देने के लिए मनोसामाजिक परामर्श सेवाएं भी शुरू की हैं। ये सेवाएं 4 अप्रैल तक उपलब्ध रहेंगी। इस बार 42 लाख से अधिक विद्यार्थी इन परीक्षाओं के लिए पंजीकृत हुए हैं। और नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 16 से 24 फरवरी के बीच आदि महोत्सव का आयोजन हो रहा है। महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। इस साल महोत्सव में 240 दुकानें लगेंगी, जिसमें 25 स्टॉल जैविक उत्पादों के भी होंगे। इसके साथ ही श्रीलंका और इंडोनेशिया से भी जनजातीय समाज के लोग इस महोत्सव में शामिल होंगे। देश के अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों के उत्पादों और उनकी कलाओं के प्रदर्शन को देश के सामने लाने वाले आदि महोत्सव की शुरुआत इस साल 16 से 24 फरवरी के बीच की जा रही है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होने वाले इस आयोजन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। मेले के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से देश के आदिवासी समाज के उत्पादों और कलाओं को देश के सामने लाया जाएगा। मार्केटिंग के लिए ट्राइफेड के माध्यम से उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग व्यवस्थित रूप से हो सके, उनके उत्पाद को व्यवस्थित एक मंच मिले और उस मंच के माध्यम से जनजाति समाज परंपरागत अर्थतंत्र से हटकर वो उद्योग जगत में भी अपनी भूमिका और अपनी प्रतिभा को स्थापित कर सके। मेले का आयोजन ट्राइफेड के माध्यम से किया जाता है। इस वर्ष 240 दुकानें लगेंगी, जिसमें 25 स्टॉल जैविक उत्पादों के भी होंगे। साथ ही श्रीलंका और इंडोनेशिया से भी जनजातीय समाज के लोग शामिल होंगे। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 16 फरवरी को भारत मंडपम में भारत टेक्स एक्सपो में शिरकत करेंगे। शुक्रवार को भारत के टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्सपो का दौरा किया और कपड़ा उद्योग में भारत की संभावनाएं तलाशी गईं। आइए देखते हैं वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज की ये खास रिपोर्ट। उत्साह और जोश के साथ शुरू हुआ भारत टेक्स एक्सपो 2025 में भारत सरकार के टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत मंडपम का दौरा किया और कपड़ा उद्योग में भारत की संभावनाओं को तलाशने की कोशिश की। लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं और कपड़ा स्थिरता की थीम पर आधारित भारत टेक्स एक्सपो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को भारत मंडपम का दौरा करेंगे और दुनिया भर के मुल्क से भारत आए कपड़ा उद्योग से जुड़े व्यवसायियों के स्टॉल का निरीक्षण भी करेंगे। भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 176 बिलियन से उठा करके 350 बिलियन डॉलर पर ले जाना है। 100 बिलियन डॉलर पर हमारा एक्सपोर्ट जाएगा। तो आज ये शो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो बन रहा है। ऐसे तो भारत में टेक्सटाइल 3000 साल से है, अब उसको फिर से हम रिवाइव कर रहे हैं और भारत लीडर बनेगा। भारत टेक्सटाइल एक्सपो में 126 देशों के बिजनेस डेलीगेट्स शिरकत कर रहे हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा एग्जीबिटर को शामिल होने का मौका मिल रहा है। मैं अपने सारे जितने भी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स स्पेशली इन टेक्सटाइल बिजनेस, उनको मैं इनवाइट करता हूँ सऊदी अरब, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा हब है टेक्सटाइल का और अच्छा कंजम्पशन भी है। तो और फॉर श्योर आई मीन कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया विल बी इन हाई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फ्रॉम ऑल स्टेट्स देयर इज सांगानेरी प्रिंटिंग, बगरू, अजरक एंड द काइंड ऑफ वीविंग वी हैव। इतने प्रकार की हमारी वीव्स है, उस सबको मैं प्रमोट करना चाहती हूँ। हम कश्मीरी हाथ के बने हुए कालीन, सिल्क के कालीन यहाँ पे दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे व्यूअर भी आए हैं। ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छी जगह है प्रमोट करने के लिए अपने स्टेट को, अपने आर्ट को और अपने व्यूअर्स को। काफ़ी बायर्स आ रहे हैं जो कि जेन्युइन बायर्स हैं एंड इंडिया का ट्रेड बढ़ाने का पूरा मेरे को उम्मीद है। 17 फरवरी तक चलने वाले एक्सपो में ग्लोबल टेक्सटाइल दिग्गजों, ब्रांड और उद्योग निकायों ने अपने अपने स्टॉल पर अपने बेहतरीन उत्पाद को प्रदर्शित किया है, जो एक्सपो की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं।
मेगा टेक्सटाइल इवेंट में कई तरह के आयोजन होंगे, जिसमें वैश्विक व्यापार मेला और एक्सपो, वैश्विक स्तर का कपड़ा सम्मेलन, सेमिनार, सीईओ गोलमेज सम्मेलन के अलावा B2B और G2G बैठकें शामिल हैं। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल उद्योग विश्व मानचित्र पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान अगर टेक्सटाइल के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनकर उभरता है तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ भारत मंडपम से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। महाराष्ट्र का कोल्हापुर जिले में एक गांव है इचलकरंजी, जो टेक्सटाइल क्षेत्र का इंडिया का बड़ा हब है। यहाँ 5000 से ज्यादा कपड़े की कंपनियां बेहद आकर्षक उत्पाद बनाती हैं। बेहतरीन उत्पाद के बावजूद भी गांव को अब तक प्रसिद्धि नहीं मिली है। इचलकरंजी गांव के कपड़ा व्यवसायियों ने टेक्सटाइल एक्सपो भारत मंडपम के हॉल नंबर 5 में 25 स्टॉल लगाकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। क्या कुछ है इचलकरंजी गांव के उत्पाद की विशेषताएं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक छोटा सा कस्बा है इचलकरंजी, जो एक गांव है, लेकिन उसे फैब्रिक के मामले में हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, जहां पर एक ही छतरी के नीचे 5000 से भी ज़्यादा फैब्रिक की कंपनियां हैं, जो विजिटर्स को, बायर्स को एक छतरी के नीचे कपड़े जो हैं वो मुहैया कराते हैं। इचलकरंजी कोल्हापुर का फैब्रिक एसोसिएशन, जिन्होंने ये भगीरथ प्रयास किया है कि एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे 25 स्टॉल लगाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, उसके प्रेसिडेंट हैं अनिल गोयल, जो हमारे साथ हैं इस एग्जीबिशन में। हम उनसे आपको सीधे रूबरू कराते हैं। हमारी एसोसिएशन ने इनिशिएटिव लिया है, इसमें टोटल 25 हमारे सदस्यों ने भाग लिया है। उसमें से 17 लोगों ने पहली बार इस एग्जीबिशन में भाग लिया है। वो अभी तक हाईलाइट में नहीं रहते थे, लाइमलाइट में उन सभी को लाने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। इचलकरंजी हमेशा लो प्रोफाइल रहा है, वो पब्लिसिटी में कभी ज़्यादा आता नहीं है। ये टाइम हम लोगों ने सोचा कि इचलकरंजी के सारे मैन्युफैक्चरर्स को हम साथ में लावे और एक प्रेजेंटेशन ऐसा वर्ल्ड को दिखाए कि हाँ भाई, इचलकरंजी का प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। आज इंडिया लेवल पे अगर कोई भी छोटा से छोटा ब्रांड हो या बड़ा से बड़ा चेन ऑफ स्टोर हो, देयर इज़ 100% पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे जो कपड़ा जा रहा है उसमें इचलकरंजी का प्रेजेंस है। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी ताकत क्या है और आगे जाके इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इचलकरंजी में 1 करोड़ 20 लाख मीटर रोज का कपड़े का उत्पादन होता है और लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सालाना बिक्री का जो है वो एक रिकॉर्ड है। यहाँ पर ये बात और है कि उपलब्धियाँ इचलकरंजी की बहुत सारी हैं, लेकिन लोगों के जहन में अब तक जो है ये जानकारी नहीं मिल पाई थी कि इचलकरंजी में एक ही छतरी के नीचे 5000 से भी ज़्यादा व्यवसायी जो है वो कपड़े का उत्पादन करते हैं। लेकिन भारत मंडपम में इस एग्जीबिशन के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि इचलकरंजी को भी एक नया फलक मिलने वाला है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ भारत मंडपम से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत का लोकतंत्र सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि भारत के लोकतंत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है। डॉक्टर जयशंकर ने शुक्रवार को जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन लिव टू वोट अनदर डे फोर्टिफाइंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस विषय पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया। India chose a democratic model after independence. And it chose a democratic model because we had fundamentally a consultative, pluralistic society. Now, there was a time, and I have to say this in all honesty, where West treated democracy as a Western characteristic and was busy encouraging non-democratic forces in the global South. India, because it's historically been an open society, one very much linked with the world. Many countries of the global south are more likely to say the Indian experience is more transposable to their societies than perhaps those of others. So I do think in our progress
as a democracy. We have stayed true to the democratic model, which is almost, if you look at our part of the world, we are pretty much the only country that has done that. So I think it's something the West should look at. आपको बता दें कि उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुक्रवार को 18वें दिन हल्द्वानी में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को 39वें नेशनल गेम्स की मेजबानी के लिए खेल ध्वज सौंपा। आप देखिए ये विशेष रिपोर्ट और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रीय खेल के माध्यम से मेजबानी के मोर्चे पर कामयाबी का नया अध्याय लिखने वाले उत्तराखंड राज्य ने खेलों की समाप्ति को भी भव्य और शानदार रूप दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हल्द्वानी की अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स परिसर में समापन समारोह आयोजित हुआ। समापन समारोह में भव्यता और दिव्यता दोनों का संगम दिखा। कार्यक्रम में आर्टिस्टिक योग के माध्यम से निरोग रहने का अद्भुत संदेश दिया गया। वहीं उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक लोक नृत्य ने समापन समारोह को और भी ज्यादा उत्कृष्ट बना दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए उत्तराखंड को बधाई दी और कहा कि यहाँ के विजेता खिलाड़ियों ने देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि बनाया है। धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश को स्पोर्ट्स हब बनाने की शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है। उत्तराखंड देवभूमि तो है ही, लेकिन नेशनल गेम्स के बाद वो खेल भूमि भी बन चुका है। आने वाले दिनों में देश एक स्पोर्ट्स हब बने, उसकी शुरुआत आज से हुई है। ओलंपिक्स गेम 36 की हौसला बढ़ाने की शुरुआत आज से हुई है। हम 2036 में दुनिया में 1 से 10 क्रम में स्पोर्ट्स नेशन बने। अमित शाह और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने राष्ट्रीय खेलों का ध्वज अगले मेजबान राज्य मेघालय को सौंपा। अगले राष्ट्रीय खेल साल 2027 में आयोजित होंगे। उत्तराखंड ने ग्रीन गेम्स की थीम पर राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन कर देश दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। पहली बार राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित करते हुए पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने के साथ ही बिजली के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग भी किया है। मुझे बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के साथ साथ उत्तराखंड ने इन खेलों में 24 स्वर्ण पदकों के साथ रिकॉर्ड 102 पदक अर्जित किए हैं। इन परिणामों से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। सर्विसेज ने 68 स्वर्ण पदक के साथ कुल 121 पदक जीतकर राष्ट्रीय खेलों का खिताब अपने नाम किया। वहीं मेजबान उत्तराखंड ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए इस बार के राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 7वें स्थान पर रहा। इस मेजबानी के माध्यम से उत्तराखंड ने न केवल खिलाड़ियों को एक नई राह दिखाई, बल्कि खेलों के विकास के लिए बुनियादी जरूरतों को भी एक नया बल दिया। उम्मीद यही करेंगे कि यहाँ से मिले हर एक मौजूदा संयंत्र का लाभ उठाकर ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने आप को नए सिरे से सामने रखें। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, हल्द्वानी, उत्तराखंड।